आज के लेक्चर का टॉपिक है वैज्ञानिक क्रांति। सबसे पहले हम देखेंगे वैज्ञानिक क्रांति का अर्थ। मध्य युग के दरमियान हम देखें तो धर्म और चर्च का जबरदस्त प्रभाव जो अनेक पीढ़ियों तक से जो ज्ञान चला आ रहा था उसे प्रामाणिक माना जा रहा था। धर्माधिकारी स्वतंत्र चिंतन के प्रबल विरोधी और विज्ञान को एक प्रकार की नास्तिकता मानते थे। पुनर्जागरण काल के विद्वानों ने किसी भी सिद्धांत को स्वीकार करने के पहले उसके विषय में निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण करने पर बल दिया। इस वैज्ञानिक भावना से मध्ययुगीन विश्वास चकनाचूर होने लगे। नए आविष्कारों और खोजों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिनके फलस्वरूप इतने परिवर्तन हुए कि लोग इसे वैज्ञानिक क्रांति के नाम से पुकारने लगे। वैज्ञानिक क्रांति ने विश्व के प्रति लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया और 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में अनेक नई प्रवृत्तियों को बल मिला, जिनसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निरंतर विकास होता गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में पुनर्जागरण, भौगोलिक अनुसंधान, व्यापारिक क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 17वीं सदी तक ब्रह्मांड के बारे में तथा प्रकृति के कानून के बारे में, जिनके माध्यम से ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों को समझा जा सकता था, नित्य नए प्रश्न किए जाने लगे। धीरे धीरे यूरोप की मनोदशा अच्छे बुरे के लिए अलौकिकता से धर्म निरपेक्षवाद, धर्म से विज्ञान की ओर तथा स्वर्ग की आशा और नर्क के भय से ज्ञान विज्ञान के विकास तथा मानवीय जीवन को सुधारने के लिए योजनाएं बनाई जाने लगी। शॉर्ट में कहे तो वैज्ञानिक क्रांति ने धर्म, ईश्वर, मानव संबंधी विचारधारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया था। समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास जो हुआ, उस विकास के क्रम को अगर देखें तो विश्व के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण एक शताब्दी या युग की देन नहीं है। इसकी अभ्युदय के अंकुर हमें 14वीं शताब्दी के दृष्टिगत होते हैं। यूरोप के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में अन्वेषण की नवीन पद्धतियों पर सोच विचार होने लगा। इस दिशा में वैज्ञानिक पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही। उनमें प्रकाशित नए विचारों ने खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। सामान्य लोगों को भी नए विचारों से अवगत कराने का सार्थक प्रयास किया गया। यह सारा काम कुछ व्यक्तियों ने अपने जीवन को खतरे में डालकर व्यक्तिगत रूप से लिया। मध्य युग में वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग में अनेक बाधाएं देखने को मिलती है। उस जमाने के वैज्ञानिक थे रोजर बेकन ने इन बाधाओं को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया है। उनके अनुसार पहली थी अज्ञानी लोगों की भीड़ का निश्चित मत। दूसरा प्रथा जो नए विचारों के प्रति शंकालु होती थी। तीसरा यह दिखाने की आदत कि हम सब कुछ जानते हैं। और चौथा दुर्बल तथा अयोग्य प्रमाण पर निर्भर रहना। ऐसी स्थिति वैज्ञानिक बनना तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित एवं प्रचारित करना वास्तव में जीवट का काम था, क्योंकि चर्च परंपरागत विचार एवं धार्मिक विश्वासों का प्रतीक समझा जाता था और उन पर अंगुली उठाने अथवा उनकी प्रामाणिकता के बारे में सवाल करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। चूंकि चर्च को राज्य का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, इसलिए वैज्ञानिक लोग अपने खोजबीन का काम बहुत ही गुप्त रूप से करते थे और अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने से भी डरते थे। धर्मभीरु वैज्ञानिक विज्ञान को सिर्फ धार्मिक सत्यों की पुष्टि का माध्यम समझते थे और इस प्रकार धार्मिक वर्चस्व के चलते विज्ञान की सीमा बहुत संकुचित हो गई। उस युग के वैज्ञानिक पशु पक्षियों के क्रियाकलापों अथवा अरस्तु के विचारों की आलोचनात्मक टिप्पणियों तक ही सीमित रहे। कृषि अथवा छोटे बड़े कुटीर उद्योगों में अवश्य ही कुछ तकनीकी विकास हुआ, क्योंकि इसमें चर्च की मान्यताओं पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु जब वैज्ञानिकों ने जीव जगत के बारे में सोचना शुरू किया और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के बारे में अपने विचार प्रकट करने शुरू किए, तो रूढ़िवादी धर्माधिकारियों के विरोध के स्वर बने।
उन्होंने उनके विचारों को धर्म विरुद्ध घोषित किया और ऐसे विचारों को तत्काल बंद करने को कहा। धर्म सुधार आंदोलन के परिणामस्वरूप धर्म का नियंत्रण ढीला पड़ा और भौगोलिक खोज, व्यापार व वाणिज्य के विकास व सामंती अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। 15वीं सदी में यूरोपीय समाज में नए तत्वों का प्रवेश होने लगा और लोग परिवर्तन को स्वीकार करने की मनोदशा में आ गए। लोगों की मानसिकता में आए इस बदलाव को हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभ्युदय का पहला कदम मानेंगे, क्योंकि इसके साथ ही धार्मिक रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों को बेड़ी व ढीली पड़ी। नई सोच का मार्ग प्रशस्त हुआ। बढ़ते व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं भौगोलिक ज्ञान की अभिवृद्धि ने विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टि को आगे बढ़ाया। धर्म और प्रादेशिक विस्तार के लिए लड़े जाने वाले युद्धों ने राजाओं को भी विज्ञान की प्रगति में सहयोग देने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों से अधिकाधिक मुनाफा अर्जित करने के लिए इन क्षेत्रों में सुधार लाना आवश्यक था और ऐसा वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधानों एवं खोजों से ही संभव हो पाया। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योगों से भारी मुनाफा कमाने वाले संपन्न लोग अब अपने भौतिक सुखों को महत्व देने लगे थे। इन सभी के परिणाम स्वरूप विज्ञान की प्रगति होती चली गई और इसी के साथ विश्व के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी विकसित होता गया। कला, उद्योग एवं भौगोलिक ज्ञान का योगदान। विद्वानों के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभ्युदय 3 क्षेत्रों का विशेष योगदान: कला, उद्योग और भौगोलिक ज्ञान। कला क्षेत्र का मुख्य केंद्र इटली। कलाकारों ने शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और इहलोक विशेष रुचि प्रदर्शित की थी और इन विषयों को गंभीरता से अध्ययन ताकि सजीव चित्र और मूर्तियों का निर्माण किया जा सके। दूसरे क्षेत्र का प्रमुख केंद्र रहा दक्षिणी जर्मनी। यह केंद्र खनन उद्योग और धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध। यहाँ के उद्यमियों ने वैज्ञानिकों की सहायता से धातु कर्म विज्ञान के अनेक नए सिद्धांतों का विकास किया। स्पेन और पुर्तगाल भौगोलिक ज्ञान की अभिवृद्धि करने में अग्रसर। इन क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान की वृद्धि ने लोगों को सोचने और समझने की शक्ति को नया आधार दिया। नवीन आधार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। इसमें सबसे पहले कला के क्षेत्र में आते हैं लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी पुनर्जागरण की एक महान विभूति व एक चित्रकार के साथ साथ वैज्ञानिक, इंजीनियर और शरीर शास्त्र के विद्यार्थी रहे। उन्होंने वैज्ञानिक सत्यों को खोजने में गणित का प्रयोग किया। मौत के घाट उतार दिए गए अपराधियों के शरीर की चीरफाड़ की ताकि मानव शरीर की रचना की अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ संबंधित कर जानकारी प्राप्त कर उसके मानव शरीर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की। पक्षियों की उड़ान का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया और यह खोजने का प्रयास किया गया कि वे उड़ कैसे पाते हैं। उसके द्वारा बनाए गए अनेक चित्र उनकी वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करते हैं। वह पहला व्यक्ति था जिसने भ्रूण सहित खुले गर्भ का सही चित्र बनाया था। उसने सीधे साधे ढंग से जांच, निरीक्षण, परीक्षण के माध्यम से वस्तुओं के कार्य और कारण समझने की दिशा में ठोस कदम उठाए। कहा जाता है कि उसने गैलीलियो से भी पहले यह कह दिया था कि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं की गति दूरी पर निर्भर करती है। उसने यह भी बताया था कि प्रकाश की गति ध्वनि से भी अधिक होती है। उसने भारी सामान उठाने वाली क्रेन, दोपहिया वाहनों से प्रयुक्त की जाने वाली चेन जैसी चेन भी बनाई। उसने यह भी कहा कि हवा की शक्ति से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि लियोनार्डो ने ग्लाइडर, हवाई छतरी यानी कि पैराशूट और हेलीकॉप्टर की भी कल्पना की थी। नेक्स्ट आते हैं निकोलस कॉपरनिकस, जो कि 1473 से 1543 ईस्वी का समय अवधि है उनकी। दूसरी शताब्दी में मिस्र के यूनानी खगोल शास्त्री टॉलेमी ने यह मत प्रतिपादित किया था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के बीचों बीच स्थित है और यह संपूर्ण विश्व का स्थिर केंद्र। सूर्य, चंद्र, तारे तथा अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ईसाई चर्च ने भी इस सिद्धांत को सत्य माना। शताब्दियों तक यही पढ़ाया जाता रहा और लोगों ने इस पर विश्वास भी किया। परंतु जब पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस ने अपने
दीर्घकालीन परिकलनों के आधार पर टॉलेमी के सिद्धांत को झूठा प्रमाणित किया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इस पर विश्वास न कर पाए। कोपरनिकस ने दृढ़ता से सूर्य के हमारे इस ग्रह मंडल की नाभि है और पृथ्वी भी उन बहुतेरे ग्रहों में से एक है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चर्च ने कोपरनिकस के इस नए सिद्धांत को बाइबल और चर्च की शिक्षा के विरुद्ध बताया और उसे अस्वीकार कर दिया। कुछ लोगों ने इस विचार की यह कहकर खिल्ली उड़ाई कि यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो फिर हम लोग लुढ़क क्यों नहीं जाते। कोपरनिकस ने अपनी खोजों को काफी समय तक गोपनीय रखा और उन्हें एक पुस्तक का रूप प्रदान किया। 1543 ईस्वी में उसके मित्रों ने उसकी पुस्तक को प्रकाशित करवाया। उस समय कोपरनिकस अपनी जीवन यात्रा की अंतिम मंजिल पर पहुंच चुका था। अब उसे पोप अथवा चर्च के उत्पीड़न का भय नहीं रहा। फिर भी अब पोप को उनके नए सिद्धांत की जानकारी मिली। उसने तत्काल कोपरनिकस को अपने नए विचारों का प्रचार न करने का आदेश दे दिया। अतः कोपरनिकस शांत रहा और यह सही है कि कोपरनिकस के विचारों ने उस समय कोई वैज्ञानिक क्रांति नहीं की, परंतु उसके विचारों ने टॉलेमी और अरस्तु के सदियों पुराने सिद्धांतों को झूठा सिद्ध कर दिया। इससे वैज्ञानिक विकास को गति मिली और अन्य वैज्ञानिकों को प्रेरणा। नेक्स्ट आता है जाइडिनी ब्रूनो, जिसका समय है 1548 से 1600 ईस्वी। इटली के वैज्ञानिक जाइडिन ब्रूनो ने कोपरनिकस के विचारों का गहन अध्ययन किया और उसे कोपरनिकस के विचार सही लगे। इस क्षेत्र में कोपरनिकस से आगे बढ़ा और उसने दृढ़तापूर्वक ये विचार प्रतिपादित किया कि ब्रह्मांड की सीमा तय करना संभव नहीं है। वह असीमित है और उसमें अनगिनत तारा समूह हैं, जिनमें से बहुत से हमारे सूर्य के समकक्ष हैं और लाखों मील की दूरी पर स्थित हैं। उसने कोपरनिकस के इस विचार की पुष्टि की कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर चपटी है। उसने यह भी प्रतिपादित किया कि नक्षत्र अपने स्थानों पर स्थिर नहीं है, वे भी अपने निर्धारित मार्ग पर भ्रमण करते हैं। परंतु अपने विचारों के कारण ब्रूनो को अपना शेष जीवन दयनीय अवस्था में गुजारना पड़ा। उसे ईसाई न्यायालयों के उत्पीड़न का शिकार बनना पड़ा और अंत में उसे जीवित जला दिया गया। इस प्रकार ब्रूनो को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। फिर भी आने वाले समय में वैज्ञानिकों ने प्रकृति के रहस्य को खोजने का सिलसिला जारी रखा हुआ था। टाइको ब्राहे, जिसका समय है 1546 से 1601, ब्रूनो के अनेक विचारों की पुष्टि डेनमार्क के वैज्ञानिक टाइको ब्राहे ने की थी। ब्राहे ने डेनमार्क के राजा की सहायता से पहली बार ऐसी वेधशाला का निर्माण किया जो सही अर्थ में वैज्ञानिक तथा आधुनिक थी। यहाँ ब्राहे ने ग्रहों तथा नक्षत्रों की स्थिति का पता लगाया। उसके हिसाब से पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा और स्थिर नक्षत्रों की कक्षा के केंद्र में स्थित थी। पृथ्वी 24 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती थी और सभी नक्षत्र पृथ्वी के साथ साथ घूमते थे। बुध और शुक्र ग्रहों की कक्षाएं पृथ्वी की कक्षा से छोटी थी। इस प्रणाली के गणितीय नतीजे कोपरनिकस प्रणाली के समान ही थे। उसके बाद आता है जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर का समय है 1571 से लेकर 1630 ईस्वी। कोपरनिकस की पुस्तक का सर्वत्र निंदा की गई। धर्मद्रोह का आरोप लगा। ब्रूनो को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों द्वारा उनके विचारों को स्वीकार किया जाने लगा। जोहान्स केपलर ने कोपरनिकस के विचार में थोड़ा संशोधन किया और कोपरनिकस का मत था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसका कक्ष वर्तुल होता है। परंतु केपलर ने यह प्रतिपादित किया कि उनका कक्ष वर्तुल नहीं अपितु दीर्घवृत्तीय होता है। इससे नक्षत्रों के वर्तुल गति संबंधी पुराने विचार समाप्त हो गए। खगोल विद्या को समझने के लिए नई जानकारी उपलब्ध हो गई। गैलीलियो गैलीली नेक्स्ट आता है और इनके समय अवधि है 1564 से 1642। इटली के प्रसिद्ध गैलीलियो ने भौतिक शास्त्र तथा विज्ञान की अन्य शाखाएं, विशेषकर खगोल विज्ञान की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। 1602 ईस्वी में उसने एक दूरदर्शी दूरबीन बनाई जिसकी सहायता से 50 मील दूर स्थित जहाजों को भी स्पष्टता के साथ देखा जा सकता था। इस दूरबीन की अत्यधिक दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए लोगों की एक लंबी कतार लगी। सभी इसके चमत्कार से आश्चर्यचकित थे।
इस दूरदर्शी यंत्र से ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में भी बहुत सहायता मिली। गैलीलियो अपने युग का लोकप्रिय वक्ता और लेखक। दूरदर्शी यंत्र की सहायता से उसने बार बार अंतरिक्ष की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोपरनिकस तथा केपलर के विचार सही थे। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसने बृहस्पति ग्रह तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 4 चंद्रमाओं का अवलोकन किया। उसने चंद्रमा का अवलोकन करने के बाद बताया कि चंद्रमा पूरी तरह से गोलाकार नहीं है, उस पर पर्वत और समुद्र है। उसने यह मत भी प्रतिपादित किया कि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है। उसने अपनी खोजों का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक सिडरियस ननटियस, जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, दिया था। इस पुस्तक के प्रकाशन में धर्माधिकारियों और विद्वानों ने जबरदस्त हलचल मचा दी और गैलीलियो के विचारों ने सदियों से चले आ रहे परंपरागत सिद्धांतों को चैलेंज किया था। परंतु चर्च और उसके अधिकारियों को गैलीलियो के क्रांतिकारी वैज्ञानिक सिद्धांत राज न आए और उन्होंने 1616 ईस्वी में उसे चर्च की अदालत में बुलाया। उसे अपने विचारों का प्रचार बंद करने की अथवा आजीवन कारावास भोगने को कहा गया। इस पर गैलीलियो चुप रहना ही उचित समझा। फिर भी वह दबी जबान में कह बैठता था, लेकिन पृथ्वी तो घूमती ही है। गैलीलियो ने लटकन के सिद्धांत का भी आविष्कार किया। इससे पूर्व ये माना जाता है कि गिरते हुए पिंडों की गति उनके भार पर निर्भर करती है, अर्थात वस्तु जितनी वजनदार होगी वह उतनी ही तेज गति से गिरेगी। गैलीलियो ने इस सिद्धांत को झूठा साबित किया और उसने यह सिद्ध किया कि गिरते हुए पिंडों की चाल उसके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है जहां से वे गिरते हैं, अर्थात भारी और हल्की चीजें एक ही गति से धरती पर गिरते हैं। इससे अरस्तु का सिद्धांत गलत प्रमाणित हो गया और गैलीलियो ने पेंडुलम के जिन नियमों की खोज की थी उनके आधार पर आगे चलकर दीवाल घड़ियां बनना संभव हो पाया। कोपरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो सभी ने सदियों से चली आ रही मान्यताओं के खोखलेपन को उजागर किया और विश्व को नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में चिकित्सक लोग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने मानव शरीर के अंग प्रत्यंग का निरीक्षण परीक्षण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारा शरीर अपने आप में एक जटिल मशीन के समान है, जिसका प्रत्येक पुर्जा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और एक पुर्जे का खराब हो जाना अथवा निष्क्रिय हो जाना समूचे शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है और हमारी शरीर क्रिया गड़बड़ा जाती है। परिणाम स्वरूप अब शरीर विज्ञान तथा शरीर क्रिया का मनोयोग के साथ अध्ययन किया जाने लगा और रोग निदान के लिए नए नए प्रयोग किए जाने लगे।